ओके, लेट्स गेट रेडी फॉर वर्डस्मिथ. शुरुआत करें वर्डस्मिथ से. लेट्स गेट रेडी फॉर वर्डस्मिथ. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, जितनी ज्यादा वोकैबुलरी उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग. जितना अच्छा आपको, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग को बनाना है, उतना अच्छा आपको अपनी वोकैबुलरी को भी बनाना है. बिकॉज अगर वोकैबुलरी में ब्रेक पड़ जाए तो आपकी रीडिंग को भी स्पीड ब्रेकर लग जाता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी. क्लियर? सो चलिए, लेट्स गेट रेडी विद द फर्स्ट वर्ड टुडे. द वर्ड इज फ्रूशियन. फ्रूशियन. अंशुमन, आप इसके लिए वैभव सर को प्लीज कांटेक्ट करें ऑफिस नंबर पे एंड देन यू विल बी गिवन ऑल द डिटेल्स. फ्रूशियन. फ्रूशियन यानी क्या? जब आप कोई चीज को हासिल करते हो, उस चीज को रियलाइज करते हो आप, दैट्स अ फ्रूशियन. फॉर एग्जाम्पल, with the team, the Super 30 team of Hrithik Roshan, with their efforts and their hard work, their determination, their dedication has definitely led them to fruition. Fruition is basically a noun. फ्रूशियन इज बेसिकली अ नाउन. इसका मतलब होता है अकम्प्लिशमेंट, कोई चीज को हासिल कर लेना, उस चीज को रियलाइज करना. जैसे सुपर 30 की टीम ने किया, अपनी मेहनत से दे हैव एक्चुअली मेड अ वे टू फ्रूशियन. राइट? नेक्स्ट, ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें हर बार सलमान खान कहता है एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. राइट? अ वेरी फेमस डायलॉग फ्रॉम द मूवी वांटेड. इसके लिए तो एक ही वर्ड जाता है, दैट इज इररिवोकेबल. इररिवर्सिबल. अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं. That's nothing but the irrevocable attitude of Salman Khan in the movie Wanted. If you have seen this movie and if you know this dialogue, very famous dialogue ना, एक बार मैंने जो अपनी commitment कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, means what? There's no way back home. You cannot move back. That is nothing but irrevocable attitude of Salman Khan. Irreversible, पीछे हट नहीं सकते. Unalterable, something which cannot be changed, is nothing but irrevocable attitude of Salman Khan. दो वर्ड्स याद रहेंगे. फ्रूशियन. फ्रूशियन इज नथिंग बट व्हाट? अकम्प्लिशमेंट, हासिल करना. जैसे सुपर 30 अपने मंजिल से, अपने मेहनत से मंजिल को हासिल करते हैं, तो कहां तक जाते हैं? फ्रूशियन तक. ठीक है? नेक्स्ट इज irrevocable, something which cannot be changed. Irreversible, unalterable, we can say cannot be changed. Can I say that past is irrevocable? ये तो सलमान खान का बहुत फेमस डायलॉग है, बट कैन आई से पास्ट इज समथिंग व्हिच इज इररिवोकेबल? यू कैन नॉट चेंज द पास्ट. कैन यू चेंज द पास्ट? नो, यू कैन नॉट चेंज द पास्ट. सो पास्ट इज समथिंग व्हिच इज इररिवोकेबल. राइट? करेक्ट. ही रियलाइज्ड. करेक्ट. चलिए, नेक्स्ट इज reiterate. Reiterate. Reiterate is nothing but to repeat. But to repeat. For example, हल्क जब वो लेता है थानोस का गॉन्टलेट, वो जो बनाते हैं आयरन मैन और उनकी टीम, और जब वो अपने फिंगर्स को स्वैप करता है, he wanted to reiterate the past. He wanted to repeat the past, or he wanted to reiterate the action done by Thanos to bring the universe to its normal or original position. That is nothing but reiterate, to repeat. It's a verb. It's a verb. It's better that you don't reiterate your mistakes, है ना? क्योंकि एक बार गलती पर दूसरी बार उसको फैसला कहा जाता है. So don't try to repeat your mistakes, because once you reiterate your mistakes, it becomes your decision. Right? Next, avarice. Avarice is basically very simple, बहुत ही लालची, cupid. जैसे आप श्रीदेवी को देख सकते हैं in the movie जुदाई. That's avarice. Avarice is very greedy, very cupid, बहुत ज्यादा लालच करने वाला. That's nothing but avarice. Character of श्रीदेवी in the movie जुदाई. Right? Next, let's go for the word atrocious. Atrocious के 3 मीनिंग है. सबसे पहला बारबेरिक, बहुत ही दर्दनाक, जंगली, दैट इज एट्रोशियस, बारबेरिक. हॉरिफाइंग यानी डरा देने वाली चीज. एबोमिनेबल यानी जो डिसलाइकिंग है, जिसको आप पसंद नहीं कर सकते, दैट इज एबोमिनेबल. सो नाउ दिस वाज द एट्रोशियस एक्ट ऑफ, व्हाट डू यू कॉल दिस गाय? रितेश देशमुख. द एट्रोशियस एक्ट or the atrocious character or the atrocious killing done by Ritesh Deshmukh in the movie Ek Villain
was really terrifying, was really horrifying. आप कह सकते हो कि बहुत बेदर्दी से ये इंसान मारता है इस मूवी में. That was atrocious, very barbaric, very horrifying. We can also say abominable. Atrocious is an adjective. Next, remiss. Remiss is basically somebody who's very careless, very negligent, very lax, we can say. अगर आपने ये भूत पुलिस पिक्चर देखी है तो उसमें सैफ अली खान का जो कैरेक्टर होता है, he was pretty remiss, right? कि he was very careless. हाँ, ये डाल के दे दो हो जाएगा, हाँ ऐसे कर दो हो जाएगा. At least this guy was pretty sensible and very careful in doing the act of that, what the metaphysical things that they used to do, right? So at least this guy was pretty careful, but this guy was very careless, right? Very careless, carefree, lax, remiss, bindas, हाँ कुछ भी करके दे दो, क्या negligent. So this was Saif Ali Khan's character in the movie Bhoot Police. If you have seen the movie Bhoot Police, Saif Ali Khan was very careless. अरे भूत वूत कुछ नहीं होता है, ये सब अपने मन घड़त कहानियां हैं, and all this kind of activities. If you have seen that movie, right? Next is stupendous. Stupendous is something which is very awesome, बहुत महंगा, बहुत ही costly, बहुत ही अच्छा. That is grand, stupendous. For example, you can see the stupendous set of the movie Bahubali. माहेशमती साम्राज्य बनाने के लिए जो सेट तैयार किया गया था, that was pretty stupendous. Stupendous is costly, awesome, you can say grand, lofty, tremendous. ये सारे उसके synonyms जाएंगे. It's a very positive word, okay? It's an adjective. Next, I have taken a phrasal verb which means avail of. Avail of is to take advantage of certain things. Okay, so better avail of the opportunity of studying English for this year, because again it is expected कि English comparatively आपके दूसरे दो subject से easy रहेगा. So avail of, take the advantage of something. Next is bump into. Bump into यानी अचानक से मिल लेना किसी से. आप उस इंटेंशन से नहीं गए तो, बट यू जस्ट बम्प्ड इनटू समथिंग, यू जस्ट बम्प्ड इनटू समवन, इज यू मेट समवन अनएक्सपेक्टेडली विदाउट एनी प्री प्लान्ड इंटेंशन. दैट इज बम्पिंग इनटू. अनएक्सपेक्टेड मीटिंग को कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट एंड द लास्ट इज गेट ओवर. गेट ओवर इज टू रिकवर फ्रॉम इलनेस. किसी बीमारी से अच्छे हो जाना इज गेट ओवर. सो आई रिक्वेस्ट, आई प्रे दैट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर नॉट कीपिंग वेल, दे शुड गेट ओवर very quickly. ठीक है. accidental meeting भी कहेंगे. correct मनीषा उसको. let's get ready. The first word for today is discourse. discourse यानी एक particular subject पे formal भाषण देना. एक particular subject पे formal भाषण देना is nothing but discourse, a conversation, a talk. तो डिस्कोर्स के लिए बेस्ट एग्जाम्पल 3 इडियट्स का साइलेंसर. साइलेंसर ही नाम है ना वैभव इसका, राइट? सो इसकी जो टीचर्स डे का ह्यूमरस डिस्कोर्स था वो हम सबको याद है. टीचर्स डे पे साइलेंसर का जो ह्यूमरस डिस्कोर्स था वो हम सबको याद है. यू रिमेंबर दिस? डिस्कोर्स इज अ टॉक, a formal conversation related to a particular topic, a subject will be called as discourse. ठीक है. चलो इसको जल्दी से देख लो. मैम इंटरव्यू कोणत्या लँग्वेज मध्ये होतो मोस्टली? बालाजी बहुत बार बताया. SBI PO है तो इंग्लिश, IBPS PO इंग्लिश, RRB रहा तो मराठी. ठीक है. सो बेसिकली इट्स अ कॉन्वर्सेशन. तो ह्यूमरस डिस्कोर्स कैन बी सीन बाय साइलेंसर इन द मूवी 3 इडियट्स. 3 इडियट्स मूवी में टीचर्स डे पे साइलेंसर का वो ह्यूमरस कॉन्वर्सेशन, ह्यूमरस डिस्कोर्स हम सबको याद रहेगा. याद रहेगा ये वर्ड? अच्छे से ध्यान में रहेगा. ठीक है. दीपाली मैम रोज न्यू आरसी कहां से करे? स्मार्ट कीड़ा प्रैक्टिस मॉक. उर्मिला मॉक टेस्ट मेरे हिसाब से ऑलिव बोर्ड. ठीक है. अभी मैं जाऊं वर्डस्मिथ पे. नाउ लिसन केयरफुली. सेकंड, कॉन्ग्लोमरेट. कॉन्ग्लोमरेट यानी ओके, कॉन्ग्लोमरेट यानी मेड अप ऑफ पार्ट्स या एक्यूमुलेट. आपने अगर ये सीन देखा होगा, दिस इज द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ भल्लाल देव. Swearing in ceremony of Bhallal Dev, wherein Bhallal Dev was to be sworn in as a emperor, right?
तो बेसिकली वहां पे आपने ये सीन याद आ रहा है आपको, इस टुकड़ी की तरफ से कंट्रीब्यूशन, इस टुकड़ी की तरफ से, यू रिमेंबर दिस सीन? यस, कॉन्ग्लोमरेट इज अ काइंड ऑफ एक्यूमुलेट करना, पार्ट से कोई चीज जब जमा होती है. कॉन्ग्लोमरेट इज अ नाउन, इट्स ऑल्सो अ वर्ब. यस, अमालगमेशन, मिक्सचर. तो बेसिकली माहेशमती का जो साम्राज्य है, माहेशमती का जो साम्राज्य है, दैट वाज डेफिनेटली अ कॉन्ग्लोमरेट ऑफ स्मॉल स्मॉल parts, we can say, small objects, small places, small kingdoms, right? So this becomes an empire. माहेशमती का जो एम्पायर है, माहेशमती का जो एम्पायर है, इट्स अ कॉन्ग्लोमरेट ऑफ स्मॉल किंगडम्स. छोटे किंगडम्स मिलके माहेशमती एम्पायर इतना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट हुआ है. ठीक है, वेरी गुड अभिजीत, करेक्ट. नेक्स्ट, नाउ टिटुलर. हैव यू सीन दिस मूवी ढोल? ये ढोल पिक्चर का सीन है जिसमें राजपाल यादव को वो मैनेजर बना के बिठा देते हैं, उसको कोई काम नहीं आता है. सेम थिंग, दिस इज द टिटुलर कैरेक्टर ऑफ राजपाल यादव फ्रॉम द मूवी ढोल. क्योंकि इसको ना कोई काम नहीं आता. टिटुलर इज समबडी हु इज जस्ट टाइटल्ड. इसके पीछे कोई रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते नहीं है, उसको कोई ज्यादा अथॉरिटी नहीं है, उसको कोई ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है, बस उसका टाइटल है. So same thing. So this was the titular character of Rajpal Yadav from the movie Dhol. Have you seen this movie? उसको मैनेजर बना के बिठा दिया जाता है, कंपनी का हेड बना के बिठा दिया जाता है, जबकि उसको कुछ नहीं आता है. And that is nothing but titular. Just for the sake, that's just for the sake of a title. उसको टाइटल दे दिया जाता है, जबकि उसके हाथ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसके हाथ में ज्यादा कोई अथॉरिटी नहीं होती है. That is titular. Clear with this? क्लियर विद द नेक्स्ट वर्ड. चलिए आगे चलते हैं. द नेक्स्ट इज क्रीडेंस. क्रीडेंस यानी भरोसा, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट. करेक्ट सौरभ, वेरी गुड. क्रीडेंस बहुत बड़ी आईटी कंपनी का भी नाम है. मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस. ठीक है, वेरी स्मार्ट. सी प्रमोद, बैंकिंग विदाउट रीडिंग इज टिटुलर इन फॉर्म. सो करेक्ट. सो क्रीडेंस इज क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट, भरोसा जिस पे किया जाए, दैट इज क्रीडेंस. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, आफ्टर सीइंग अनिकेत पाटिल्स क्रॉनिकल्स ऑफ ट्रायम्फ, आई थिंक मेनी स्टूडेंट्स कैन नाउ हैव दैट काइंड ऑफ क्रीडेंस ओवर ऑनलाइन बैचेस. ऑनलाइन बैच के बच्चों का भी रिजल्ट आता है. ये क्रेडिबिलिटी देने वाला कौन था? अनिकेत पाटिल. फर्स्ट ऑनलाइन बैच का बच्चा है जिसका रिजल्ट आया, जिसने कभी ऑफलाइन मुझे, शुभम सर को, यस सर को नहीं देखा है. कहने का मतलब है भरोसा करिए कि ऑनलाइन बैच के बच्चों का भी रिजल्ट आता है. दैट्स क्रीडेंस. क्रीडेंस, यस, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कॉमेडियन, आई कैन से, कॉमेडियंस आई कैन से. नेक्स्ट, अनस्क्रूपुलस. अनस्क्रूपुलस का मतलब होता है अनएथिकल. द कैरेक्टर ऑफ अमरीश पुरी in the movie Ram Lakhan, the character of Amrish Puri in the movie Ram Lakhan was definitely as an unscrupulous relative, है ना. ये इनका रिश्तेदार बताया जाता है ना पिक्चर में. राम लखन में अमरीश पुरी को इसका रिलेटिव बताया गया है, बट वो रिलेटिव बहुत अनएथिकल था, अनप्रिंसिपल्ड था, बदमाश था, जिसके कोई एथिक्स नहीं, कोई वैल्यूज नहीं. दैट इज अनस्क्रूपुलस. The character of Amrish Puri in the movie Ram Lakhan was very unscrupulous relative. Amrish Puri plays the character of an unscrupulous relative in the movie Ram Lakhan. Unethical, unprincipled, you can say, immoral, जिसको कोई values नहीं. It's a very negative word. So remember Amrish Puri from the movie Ram Lakhan. Next, sedulous. Sedulous यानी very assiduous, hard working, diligent, we can say, engaged, जो एक ही इस पे focused है, बहुत ज्यादा involved है. So the character of Priyanka Chopra or Mary Kom was pretty sedulous, very much engaged, very much focused, very much involved, hard working. That is sedulous. Can you see that? Priyanka Chopra playing a sedulous character in the movie Mary Kom. नेक्स्ट, इनेन. इनेन का मतलब होता है वेरी सिली, जिसमें कोई दम ही नहीं है, जिसमें कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है. व्हेन आई सॉ दिस मूवी, दिस इज फ्रॉम द मूवी मोहब्बतें.
Okay, this is from the movie Mohabbatein. Mohabbatein, you remember? Shah Rukh Khan and the principal Amitabh Bachchan. अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की ये मूवी में जो ये कैरेक्टर था अनुपम खेर का, आई फाइंड दैट कैरेक्टर टू बी प्रीटी इनेन. इनेन मतलब इसमें कोई दम ही नहीं था. आई सिंसियरली डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों ये कैरेक्टर अनुपम खेर को दिया गया. a side comedian we can say, मतलब that character completely lacked significance. कोई importance ही नहीं था ये मूवी में अनुपम खेर का, इतने बड़े एक्टर का ऐसा रोल देने का. That was the inane character. Inane character of Anupam Kher in the movie Mohabbatein was really surprising. Wasn't that surprising? इतने बड़े एक्टर को इतना सिली दिया गया. That was inane. जिसमें कोई importance ही नहीं है, कोई significance ही नहीं है. Next is abstruse. The next word is abstruse. Now listen carefully. Recently I have seen this movie Dune. ये Dune picture मैंने recently देखा है. इस पिक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, इस पिक्चर की जो स्टोरी है, इट्स प्रीटी एब्स्ट्रूज. एब्स्ट्रूज यानी वेरी डीप, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड, समझने में थोड़ा मुश्किल जाता है. ठीक है, सो दिस इज ड्यून. ड्यून रीसेंट रिलीज, आई कैन से रीसेंट रिलीज भी नहीं, मैंने इसको या इन द मंथ ऑफ नवंबर आई सॉ दिस. तो मुझे ये मूवी का जो कॉन्सेप्ट है, ये मूवी की जो स्टोरी लाइन है, ये काफ़ी एब्स्ट्रूज लगी. एब्स्ट्रूज यानी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड, समझने में मुश्किल, समझने में मुश्किल, जल्दी समझ में नहीं आता, जल्दी पल्ले नहीं पड़ता. इंसेप्शन है, मैट्रिक्स है, कियानो रीव्स की मैट्रिक्स तो मुझे 2-3 बार देखने के बाद आई गॉट द कॉन्सेप्ट व्हाट एग्जैक्टली द मूवी हैज टू से. मैट्रिक्स वैसे ही थी, बट अभी रिसेंट में जैसे आई हैव सीन दिस मूवी ड्यून, जिसमें एक्वामैन का कैरेक्टर भी है, एक्वामैन भी है. So उस मूवी को मैं देखने के बाद I thought this is pretty abstruse, you know, very difficult to comprehend, difficult to understand. That's Dune. Okay? No, abstruse is something which is difficult to comprehend. Abstract में आप concepts, ideas की बात करते हो. Close है but same नहीं है. ठीक है? Correct, Pramod. Next is compute. To compute is to calculate. वेरी इजी. कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना. बार बार कैलकुलेट मत यूज करो. साइफर करना, फिगर आउट करना, वर्कआउट करने से अच्छा हम क्या बोल सकते हैं? कंप्यूट. कंप्यूट, टू कैलकुलेट, जनरली थ्रू द यूज ऑफ अ मशीन. थ्रू द यूज ऑफ अ मशीन इफ यू कैलकुलेट समथिंग, दैट इज कंप्यूट. नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड इज एनोमलस. यस, आप इस साल 2000, दिस इज द बेस्ट मूवी दैट आई हैव सीन, पुष्पा. इसमें मुझे ना एक चीज बहुत ही एबनॉर्मल दिखी, बहुत ही अनयूजुअल दिखी. तो जब कोई चीज आपको एबनॉर्मल दिखती है, कोई चीज अटिपिकल दिखती है, कोई चीज अनयूजुअल दिखती है, कोई चीज फिनोमिनल दिखती है, मतलब अजीबोगरीब दिखती है, तो आप उसको कहते हो एनोमलस. एनोमलस. यस, व्हाई पुष्पा, मुझे एक समझ में नहीं आया. सबसे पहले तो इस मूवी में इसको बहुत ही फाइनेंशियली डाउन ट्रोडन बताया गया और उसमें इतना एटीट्यूड बताया गया, सो दैट वाज एनोमलस. जनरली फाइनेंशियली डाउन ट्रोडन होने के बाद भी इस बंदे में जो एटीट्यूड बताया था, that was pretty abnormal, that was atypical, that was unusual, and that was anomalous. The character of Allu Arjun in the movie Pushpa, that was pretty anomalous, abnormal, atypical, unusual. क्योंकि जनरली फाइनेंशियली डाउन ट्रोडन होने के बावजूद भी इतना एटीट्यूड रखता है ये बंदा, that was anomalous. Right? झुकेगा नहीं. That was, I say, that was anomalous. Anomalous. क्या? नहीं, मैंने देख लिया. I've seen this movie Pushpa. I can't wait to see that. Right. Clear with this? Anomalous. Anomalous is abnormal, atypical, unusual, phenomenal. क्या कैरेक्टर बताया गया है यार, बंदे के पास इतना एटीट्यूड आता कहां से है? So that was anomalous. Next is let's get ready for wordsmith. चलो जल्दी से आज के वर्ड्स के साथ शुरुआत करते हैं. काफी इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं आज के. Let's get ready. Everybody, now I'm not taking your doubts. I'm going for wordsmith. Everybody get ready with wordsmith. कुछ fantastic words पढ़ने हैं. सबसे पहला वर्ड है indigenous. Indigenous यानी native. पैदाइश कहाँ की है, ओरिजिन कहाँ का है, उसको हम कहते हैं इंडिजिनस. इंडिजिनस के लिए काफी कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने सिनोनिम्स लिखे हैं, जैसे कि एब ओरिजिनल, एंडेमिक जिसको आप कहते हो नेटिव, इनेट, इनबॉर्न,
या ऑटोक्थोनस भी कहते हैं इसको। ओके, अब ये क्या वायरस का फोटो दे दिया ना, सी कोरोना वायरस इज इंडिजिनस टू चाइना, isn't that? Coronavirus is something which is indigenous to China. Native China का है ये बंदा, right? So that is indigenous, native, endemic, कहाँ से आया है, पैदाइश कहाँ की है भाई, that is China. ठीक है? So कोरोना वायरस की पैदाइश कहाँ की है, चाइना की. COVID-19 वायरस is indigenous China. Clear? राहुल, उसके लिए जीएसटी का है बेटा, अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट. ये पहला वर्ड याद रहेगा. लेट्स गो. नेटिव, इनेट, इनबॉर्न, एबोरिजिनल, एंडेमिक एंड ऑटोक्थोनस. ऑटोक्थोनस, ये सारे वर्ड्स याद रखें, सिनोनिम्स. नेक्स्ट इज कू. COUP एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है. आई रिपीट अगेन, COUP एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है. COUP को जब आप नाउन बोल के यूज कर रहे हैं तो आप इसको प्रोनाउंस करते हैं कू, और जब आप इसको एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं तो आप इसको कहते हैं कूप. डिफरेंस समझ में आया ना? कू एंड कूप. कू का मतलब होता है अकम्प्लिशमेंट, कोई अचीवमेंट, कोई ट्रायम्फ, कोई जीत, कोई सक्सेस अगर आपने हासिल किया, दैट इज कू. जैसे वी ऑल कैन सी वृषभ्स कू इन दिस सेशन और इन दिस एपिसोड. वृषभ का कू. Coup is the triumph, the success, the accomplishment, the achievement. लेकिन जब आप इसको कूप बोल रहे हो, जब आप इसको वर्ब फॉर्म में ले रहे हो, तो इसका मतलब होता है कोई चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज के ऊपर अपसेट हो जाना, किसी चीज को रिवर्स कर देना, टेबल पलट देना, इसको कहेंगे. ठीक है? नेक्स्ट. ओके, सो दिस इज chaos. chaos, भगदड़, कंफ्यूजन, डिसऑर्डर, तमाशा है, कौन किसको मार रहा है पता नहीं चल रहा है. सो दिस chaos कैन बी सीन फ्रॉम द मूवी हलचल. 2004 की ये पिक्चर है जहां पे मंगल सूत्र के लिए सब लोग खड़े हो जाते हैं. हैव यू सीन दिस मूवी? वेरी एंजॉइंग, वेरी एंटरटेनिंग मूवी, आई कैन से. chaos, yes, that's chaos. chaos is basically जहां पे बहुत कंफ्यूजन है, डिसऑर्डर है, कोई किसी के होश में नहीं है, सब अपना अपना कर रहे हैं. दिस इज हैवक, chaos. मडल है, मस है, मेस है, दैट्स chaos. मेली बोलेंगे, स्टैम्पीड को जनरली आता है ये. फिरागो, करेक्ट. नेक्स्ट इज टेक्नोक्रेटिक. टेक्नोक्रेटिक, हैकर, फिशर, यू कैन से, टेकी, गीक, साइबर पंक इज अ टेक्निकल एक्सपर्ट. नहीं, ये हलचल पिक्चर थी. इट वॉज नॉट हंगामा, इट वॉज हलचल. This is Mickey Virus. I've seen this movie. This was all about how technocrat he was in the movie, right? Technocrat. This is technocrat. Mickey Virus, बहुत बड़ा hacker, fisher, geek, cyberpunk, techno expert. That's yes. Now Vaibhav sir. हाँ यार, मुझे Vaibhav sir की फोटो लगाना चाहिए था यहाँ पे. Technocratic person, but picture की लगाई ताकि तो वो याद रहेगा. But same as Vaibhav sir. Scrutinize. Okay. नाउ स्क्रूटिनाइज करना यानी बहुत बारीकी से एग्जामिन करना, बहुत बारीकी से ऑडिट करना, बहुत बारीकी से वी कैन से यू गो ओवर, यू लुक वेरी क्लोजली. जैसे कि इस मूवी में दिस इज नथिंग बट दृश्याम में तब्बू जो बताया गया है एज एन इंस्पेक्टर, कमिश्नर, बहुत बारीकी से फर्क पकड़ती है कि जितने भी लोग गवाही दे रहे हैं सबकी कहानी सेम है, यही वो पकड़ती है. सो शी स्क्रूटिनाइज दिस थिंग वेरी नाइसली दैट एवरी करस्पॉन्डेंट was having the same thing, the same story to narrate. Next is philanthropic. Philanthropic is somebody who is humanitarian, यानी जो अपना पैसा बहुत सारा लोगों की अच्छी चीज़ों के लिए देता है, करता है. That's humanitarian. Beneficent है, benevolent है, eleemosynary है, that is humanitarian. Philanthropic, जो अपना पैसा गरीबों की मदद के लिए लगाता है, that is nothing but philanthropic. And the best example is रतन टाटा. ये अपनी कंपनी का प्रॉफिट का मेजर हिस्सा लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए लगाते हैं. That is a big thing. Next is quandary. Quandary का मतलब होता है when you are stuck in a doubt. That's quandary. Confusion, catch-22, dilemma. क्या करें? जनरली लेकिन क्वांड्री कहाँ यूज होता है?
जब आप दो ऑप्शंस में अटकते हो और दोनों ऑप्शंस अच्छे नहीं है, दैट इज क्वांडरी. दैट इज क्वांडरी. मतलब क्या मैम? गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन, इसमें भी पढ़ाई करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है. कि प्राइवेट जॉब करें, प्राइवेट जॉब में भी मेहनत है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स है. तो जब आप इसके बीच में अटक जाते हो कि करना क्या है, दैट इज अ क्वांडरी. क्वांडरी इज बेसिकली यू आर स्टक between two choices and both the choices are not so good. Clear? Next is harping. Harping. Harp करना यानी किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत बुरे तरीके से publicly. That is harping. So we have seen this inspector. In fact, in the movie, there were people who were harping Pushparaj about his past. Right? About his past, about his childhood, they were harping him. Harping यानी publicly criticize करना बहुत बुरे तरीके से. No, tantrum is not dilemma, Mitesh, no. Clear with this? Harping. You know, you usually belabor somebody. You usually criticize someone publicly and very harshly. तो ये इंस्पेक्टर जो करता है पुष्पराज को ये सीन में, that was, yes, upbraid. Harp is to censure. Correct. Very good. Next is trailblazing. The next is trailblazing. Trailblazing is pioneering. जिसने सबसे पहला कदम उठाया था, that is trailblazing. That is pioneering. तो कहते हैं ना, गर्ल्स एजुकेशन को इंडिया में लाने के लिए the two most important contributors, Savitribai Phule ji and the other person also, Fatima Sheikh, they have helped us. And because of them, we Indian girls have studied so much, I can say. So this is trailblazing, जो unconventional है, जो थोड़ा हटके सोचते हैं, जो इतने ट्रेडिशनल नहीं है, जिनकी सोच अलग थी, जिनकी वजह से इंडियन लड़कियां पढ़ सकी हैं. तो pioneering, revolutionary, unconventional, not so traditional, that is trailblazing. Next, cliche. Cliche यानी वही घिसी पिटी पुरानी चीजें, वही घिसा पिटा पुराना सेम स्टफ, बेनल आप कहें, हेकनेड आप कहें, स्टीरियोटाइप कहें, दैट्स क्लिशे. क्लिशे, यस, तबला बॉय, करेक्ट. क्लिशे, मैं मेरे बच्चों के साथ थोड़ा फियर फाइल्स देख रही थी. सो विथ एवरी स्टोरी ना यू गेट द सेम क्लिशे, द सेम लाइन यू कैन सी. The cliche of Fear Files makes the series, makes the episode pretty uninteresting. क्योंकि सेम कहानियां दिखती है, भूत ऐसे आता है वैसे आता है, लाइक वो दो इंस्पेक्टर होते हैं इसमें, फियर फाइल्स इफ यू हैव सीन, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को ही ट्रेस करते हैं. सो आई फाउंड दिस फियर फाइल्स वाला जो एपिसोड है ना, हैज गॉट अ क्लिशे ऑफ स्टोरी लाइन, सेम रेपिटेटिव, काफी बोरिंग जो चीज हो जाती है बार बार रिपीट होने से. चलिए, लेट्स गेट रेडी विद द टू वर्ड्स. ये मैंने स्पेशली ये वर्ड्स लिए हैं. लुक, दिग्विजय स्माइलिंग देयर एंड सेइंग मैम ये जिंदगी भर नहीं भूलेंगे. CALLOUS, कैलस. कैलस यानी बहुत ही बेरहम, जिसको कोई मर्सी नहीं है, जिसको आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा कठोर दिल, हार्ड हार्टेड, वेरी कोल्ड ब्लडेड, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता. That is callous. Apathy, indifferent, मला तुझ्याशी काहीच लेणं देणं घेणं नाही है. Very barbaric. The character of Kalke in the movie Bahubali was pretty callous. बहुत बेरहम इंसान बताया गया. That's callous. Ruthless. Yes. That's callous. Without sympathy, very cruel, very barbaric, tyrannous जिसको आप कहते हैं, that is callous. ये ना बेटा adjective है. ये क्या है? This callous, this word is an adjective. It is not a noun. Please remember this. ये क्या है? ये एक adjective है. CALLUS यानी जब हाथ में गांठ आ जाती है, ऐसे ना हाथ टाइट हो जाता है, hand rough हो जाता है. This is a noun. This word is basically a noun. A blistered hand. ये देखा आपने? This is callous on the hands. ठीक है? ये याद रहेगा अभी. Are you clear with this? Callous, callous. Spelling पहले ध्यान से देखो बेटा, मैंने स्पेशली आज लिया बिकॉज ये RBI प्री में आकर गया है. RBI प्री फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट एंड 26 मार्च 2022 को ये आकर गया है. तो ये दो आपको याद रहेंगे. दिस इज एन एडजेक्टिव, दिस इज अ नाउन. क्लियर?
यस, ये दोनों वर्ड्स आए थे. कैलस, यस करेक्ट हर्षल, उसको प्लांट से भी रिलेट करते हैं, प्लांट के टिश्यू को भी कहते हैं. ओके, नेक्स्ट यूनानिमसली. यूनानिमसली इज कलेक्टिवली, एकजुट, एक मत, जिसको आप कहते हो दैट इज यूनानिमसली. व्हेन यू ऑल अग्री फॉर द सेम थिंग एट द सेम टाइम, that is unanimously. When you all agree for the same thing at the same time, unanimously. Next is beta abstruse. मेरे हिसाब से मैं ना, when I watched the movie for the first time, Matrix, it was really an abstruse movie for me and it was very difficult to comprehend कि what's going on. But इनके leather jackets और Keanu Reeves के लिए मैंने picture तो पूरी देख ली, but that was pretty an abstruse concept क्योंकि मुझे पिक्चर ज्यादा समझी नहीं. Abstruse is something which is very difficult to comprehend, जल्दी समझ में नहीं आता. Very deep, very profound, arcane, बहुत ज्यादा सीक्रेट इसमें कुछ है जो जल्दी पल्ले नहीं पड़ता. That's abstruse. So yes, Keanu Reeves के लिए मैंने देख ली, उनके leather jackets, crocodile jacket जो पहनता है, but it was very difficult for me. So this movie one go में, first watch में मेरे लिए काफी abstruse थी, difficult to understand, difficult to count. Yes Harshal, correct. Next is cumbersome. Cumbersome यानी ऐसी चीज जो तुमको तकलीफ दे रही है. Troublesome. You can see this is a cumbersome seat that this guy is sitting on. Very troublesome. परेशान करने वाली. Clumsy, burdensome. That's it. This is cumbersome. Okay. Next is dormant. Dormant, ये volcano अभी dormant stage पे है. Dormant यानी शांत बैठा, कोई तूफान नहीं निकल रहा है, कोई कुछ नहीं. Somebody is dormant, sleeping, dozing, napping, relaxed, doing nothing, showing no activity. That's dormant. Dormant. No, Prasad, you can't say that. Next is dismantle. Dismantle, you must have seen the movie Robot. Robot में चिट्टी लास्ट में अपने आप को क्या करता है, खुद ही डिसमैंटल करता है, डिसमैंटल कर देता है, निकाल देता है, अपने पूरे बॉडी को डिसमैंटल करता है. रोबोट मूवी में चिट्टी, हैव यू सीन दिस? डिसमैंटलिंग, और इसको कोड भी ये वर्ड यूज है, इस मूवी में ये वर्ड यूज हुआ है, चिट्टी को डिसमैंटल करना है. ओके, सो कोड भी ये वर्ड यूज करती है. डिसमैंटल इज टू यू रिमूव एवरीथिंग, you demount, you take down, you break down. Next is quintessential. Quintessential is a perfect example, a typical example, archetype, prototype, paragon जिसको आप कहेंगे, यानी ये typical example है simplicity का. Quintessential is an adjective as well as it is a noun. Let me tell this very clearly. Quintessential is an adjective as well as it is a noun. तो कहीं पे अगर तुम रीडिंग में quintessentials देख लो तो इसको गलत मत कहना, वो सही है. Quintessential is an adjective as well as it is a noun. कहीं रीडिंग में अगर quintessentials आ जाए, so don't say that it is wrong because it's correct, it's a noun also. Yes, बोल सकते हैं आप विद्या, बिल्कुल बोल सकते हैं. करेक्ट प्रगति. ओके अनिकेत, आरबीआई प्री के आरसीज और एसएसए की नॉवेलेट का लेवल सेम है. दैट वाज फैंटास्टिक थिंग. जिन्होंने फॉलो कर रहे हैं, देखो एसएसए ऑलरेडी आपको इतना सारा मटेरियल दे रहा है, आप उतना ही अच्छे से करो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. जैसे वर्ड ऑफ द डे आता है, ये प्री के लिए है, मेंस के लिए भी काम आएगा. नॉवेलेट आता है, ये प्री के लिए जो रात में आता है. रीडिंग कैन आता है जो मेंस लेवल का है, जो मेंस लेवल का है. ठीक है. इसके अलावा क्वेस्टपॉड एवरी ट्यूसडे को फिक्स कर दिया, जहां पे अपकमिंग एग्जाम्स के स्ट्रैटेजीज, टॉपिक्स बताए जाएंगे, आपको कुछ नए वर्ड सीखने को मिलते हैं. वीक में एक यूट्यूब लाइव सेशन होता है जहां पे प्री और मेंस के क्वेश्चंस मैं लेती हूँ. वर्डस्मिथ है, ग्रामर गीक है, अवॉइडेबल सॉलिसिज्म है. इनके ऑलमोस्ट 6 एपिसोड्स अपलोड कर चुके हैं हम लोग यूट्यूब पे. जस्ट गो थ्रू देम. ओके ओके. माधुरी मॅम, ECGCPO मध्ये एसे आणि लेटर आहे, तुम्ही प्रीसी सांगितलं. बेटा जहां तक मुझे पता है माधुरी, वी विल चेक दिस अगेन, बट सिडबी में एसे और लेटर है. ECGCPO में प्रीसी राइटिंग और एसे है. प्रीसी राइटिंग है ECGCPO में और एसे है. ओके चलिए. द लास्ट इज डेबिलिटी. डेबिलिटी जिसमें फिजिकल शक्ति नहीं है. द फिजिकल स्ट्रेंथ इज लैकिंग. लिस्टलेसनेस, फ्रेल, फ्रेजाइल, वेरी वीक. जैसे आप देख सकते हैं कि ओल्ड एज में
डेबिलिटी वाला जो फैक्टर है वो काफी बढ़ जाता है. यू नो, यू बिकम वेरी फ्रेल, योर बोन्स बिकम प्रीटी फ्रेजाइल, यू लैक स्ट्रेंथ, यू लैक विगर. दैट्स व्हाट इज डेबिलिटी. नो स्ट्रेंथ, नो ताकत, नो एनर्जी. आज की शुरुआत करते हैं वर्डस्मिथ से. वर्डस्मिथ में आज 2 नए वर्ड्स मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूं, जिसका नाम है होमोग्राफ्स एंड होमोनिम्स. होमोग्राफ्स यानी ऐसे वर्ड्स जिनकी तो स्पेलिंग सेम है, मीनिंग अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन मे और मे नॉट बी द सेम. आई रिपीट अगेन, होमोग्राफ्स यानी ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन मे और मे नॉट बी सेम, मीनिंग कंफर्म डिफरेंट है. होमोग्राफ्स. होमोनिम्स, ऐसे शब्द जिनके स्पेलिंग्स सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है. क्या मतलब मैम? होमोनिम्स ही हैं जो वो आपसे वर्ड यूसेज में पूछता है. ये होमोनिम्स ही हैं जो वो आपसे वर्ड यूसेज में पूछता है, जहां पे स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है. जैसे आपकी आरबीआई में प्री में वर्ड आया था ग्रेजिंग, GRAZING. The spelling is same, the pronunciation is same, but the meaning varies according to the form of the word, or even with the same form of the word, the meaning may vary. ठीक है? कैसे मैम? चलिए बताते हैं. The first word for today. Students, आज जो वर्डस्मिथ के वर्ड्स हैं, मैं सिर्फ 5 वर्ड्स ले रही हूं, लेकिन ये वर्ड्स आरबीआई असिस्टेंट मेंस में, ESIC मेंस में वर्ड यूसेज के फॉर्म में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. जैसे वो वर्ड देगा और 3 अलग अलग सेंटेंसेस फ्रेम करके देगा, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई इन विच सेंटेंस द वर्ड इज ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्टली यूज्ड. वो आपको ढूंढ निकालना है. बट वो आप कब ढूंढेंगे? ग्रामर तो पहचानना आसान है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट कब पहचानेंगे? जब आपको उस शब्द के पूरे मीनिंग्स पता होंगे तो. ठीक है, चलिए. तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स जिसको हम कहते हैं वर्ड्स विद मल्टीपल मीनिंग्स, और वी कॉल देम एज होमोनिम्स, ये हम लेंगे बिकॉज ये वर्ड यूसेज का क्वेश्चन आरबीआई असिस्टेंट मेंस में भी आने के चांसेस हैं. सबसे पहला वर्ड है रैकेट. रैकेट बोला तो दिमाग में क्या आता है? बताइए वैभव सर, दिमाग में क्या आता है रैकेट बोलते ही? रैकेट अगर बोला तो दिमाग में क्या आता है? व्हाट यू गेट इनटू द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई टॉक अबाउट रैकेट? Of course, that's the game of badminton. So जब मैंने कहा रैकेट तो दिमाग में आता है ये. This is the first meaning of the word racket. That is most commonly used, that is most frequently used, that is racket. Racket बोला तो वो बैडमिंटन का बैट और रैकेट ही याद आता है. That is the first meaning. Absolutely correct. एक और पिक्चर है, बताइए वैभव सर रैकेट के ऊपर. रैकेट का एक और मीनिंग है. You just need to wait, keep patience. Yes. This is the second meaning of the word racket. Okay? Racket एक ऐसे गेम को भी बोला जाता है जो स्क्वैश की तरह खेला जाता है. This also means racket. It is a game जहां पे 2 प्लेयर होते हैं, बॉल होता है, 4 बाउंड्री वॉल में वो होता है. So basically that's racket. रैकेट. तो रैकेट के 2 मीनिंग हो गए. ठीक. पहला कौन सा? अपनी बैडमिंटन की रैकेट. दूसरा कौन सा? ये ऐसा गेम जो स्क्वैश की तरह खेला जाता है. That's also called as रैकेट. 2 मीनिंग हो गए. ठीक. तीसरा मीनिंग, रैकेट की ना एक ब्रिटिश स्पेलिंग भी है. सर आप इसको भी हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. चलिए, रैकेट की एक ब्रिटिश स्पेलिंग भी है. ठीक है, एक वेरिएंट स्पेलिंग भी है, ये आप ध्यान रखें. ठीक है, रैकेट की एक ब्रिटिश वेरिएंट स्पेलिंग भी है, ये स्पेलिंग आप ध्यान रखें. हो गया 3. चौथा, वहां पे ना मनी लॉन्ड्रिंग का रैकेट बर्स्ट हुआ. मनी लॉन्ड्रिंग का रैकेट बर्स्ट हुआ. हाँ, ये भी तो हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा. यानी नाउ द फोर्थ मीनिंग, विच मीन्स अ फ्रॉड्यूलेंट स्कीम और एक्टिविटी. कोई धोखाबाज काम जहां पे हो रहा है उसको भी रैकेट कहा जाता है. मनी लॉन्ड्रिंग का रैकेट बर्स्ट हुआ, नकली नोट छापने का रैकेट बर्स्ट हुआ. दैट इज रैकेट. अ फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी, अ फ्रॉड्यूलेंट स्कीम इज ऑल्सो कॉल्ड एज रैकेट. 4 मीनिंग्स हो गए. लेट्स गो फॉर द 5th मीनिंग, अ कंफ्यूज क्लैटरिंग नॉइज. क्लैमर को भी रैकेट कहते हैं. बहुत ज्यादा आवाजें, बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, चिल्ला पुकारी हो रही है. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रैकेट. नेक्स्ट, सोशल एक्साइटमेंट, सोशल टर्मोइल, सोशल डिस्टर्बेंस को भी रैकेट कहा जाता है.
फिफ्थ मीनिंग। नेक्स्ट, अगर बहुत आसानी से कोई पैसा कमाता है, an easy mean and lucrative means of livelihood is also called as racket. बहुत आसान, begging is the best racket, right? An easy means of earning livelihood is also called as racket. An easy means of earning livelihood is also called as racket. एक और मीनिंग है रैकेट का, बेसिकली सोशल लाइफ में ज्यादा एक्टिव होने को भी रैकेट कहते हैं। सोशल लाइफ में ज्यादा एक्टिव हो जाने को भी रैकेट कहते हैं। तो कितने मीनिंग्स पढ़ लिए आज हमने रैकेट के? सबसे पहला तो बैडमिंटन का रैकेट फर्स्ट। सेकंड, स्क्वैश जैसा एक गेम होता है उसको भी रैकेट कहा जाता है। रैकेट की एक ब्रिटिश स्पेलिंग वेरिएंट फॉर्म में है जो यूज होती है, ठीक है। तीसरा मीनिंग, रैकेट यानी एक फ्रॉडुलेंट स्कीम या एक्टिविटी, जैसे कि नकली नोटों का रैकेट बर्स्ट हुआ है, हाँ ये पता है हमको मैम। चौथा, बहुत ज्यादा शोर, आवाज, नॉइजी एटमॉस्फेयर, नॉइजी एनवायरमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रैकेट, ये फोर्थ मीनिंग हो गया। नेक्स्ट, किसी सोशल लाइफ में, किसी सोशल एक्टिविटी में ज्यादा इंगेज होने को भी रैकेट कहते हैं, ठीक है मैम। रैकेट का एक और मतलब है आसानी से पैसे कमाने को भी रैकेट कहते हैं। सो कह रहे बेगिंग इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, दैट्स इट। एंड द लास्ट पार्ट वी कैन से इज अ सोशल एक्साइटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रैकेट, ठीक है। फुनसुक वांगडू, मैम ये इंग्लिश सेंटेंस में कैसे यूज होता है? ये क्वेश्चन फुनसुक वांगडू आएगा वर्ड यूसेज के फॉर्म में, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस मैं अपकमिंग मेंस के सेशन में लूंगी, ठीक है। ओके, विद्या वैष्णव का क्वेश्चन है, मैम रैकेट एज अ वर्ब यूज करेंगे लास्ट वाले मीनिंग के हिसाब से? यस, ये वर्ब यूज हो रहा है, बाकी के मैंने सारे नाउन और वर्ब लिखे हैं, ठीक है। मॅम मला ऑनलाईन ओके ऍडमिशन घ्यायचं, तुमचं कॉन्टॅक्ट होऊ शकतो का? वैभव सालुंके, प्लीज टॉक टू वैभव सर। ओके, एनी एग्जाम्पल ऑफ द लास्ट फॉर्म? विद्या को लास्ट वर्ब का मैं एग्जाम्पल देती हूं। ही, टू एंगेज इन एन एक्टिव सोशल लाइफ, ही हैज डिवोटेड हिज लाइफ फॉर रैकेटिंग or for uplifting, we can say the poor, for racketing the poor. He is engaged in the social life, the upliftment of the life, social life of the poor people. ऐसा भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो रैकेट के मीनिंग समझ में है बेटा? 5 से 6 मीनिंग है रैकेट के, ओके याद रहेगा ये। फर्स्ट वर्ड रैकेट इज वेरी इजी विथ 6 मेजर मीनिंग्स। When you engage in a social activity, that's racket. You are into some sort of fraudulent activity, that's again a racket. बहुत ज्यादा आवाज, that's again a racket. There's one more thing, that is a social excitement is also called as a racket. So these are 4 different meanings of this and a variant spelling of it. Clear? चलिए अब मैं आगे बढ़ रही हूं for the next part. The next is invalid. Invalid. Invalid second word है, जिसका मतलब है something which is not valid. ठीक है? Not valid. Something which is not valid, that's invalid. ओके इसका एक और मतलब होता है कि कोई बीमार इंसान, कोई फिजिकली डिसेबल्ड इंसान को भी हम क्या कहते हैं? इनवैलिड, बट इट इज इन द नाउन फॉर्म ऑफ इट। मैम दोनों ही स्पेलिंग से है मीनिंग ये था का? नहीं, रैकेट्स का वो ब्रिटिश वेरिएंट है, मैंने बताया वैष्णवी। वर्ब, टू रिमूव फ्रॉम एक्टिव ड्यूटी बाय सम गिविंग सम रीजन ऑफ सिकनेस और डिसेबिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनवैलिड। तो इनवैलिड को आईएनजी ईडी भी लग सकता है, बिकॉज इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ वर्ब। जब आप किसी को काम पे से निकालते हैं क्योंकि वो बीमार है या डिसेबल है इसकी वजह से, तो उसको इनवैलिड कहा जाएगा। तो इनवैलिड के 3 मीनिंग हो गए। सबसे पहले समथिंग विच इज नॉट वैलिड, नॉट लॉजिकल, नॉट एक्सेप्टेड, दैट्स इनवैलिड फर्स्ट। सेकेंड, इनवैलिड का एक और मीनिंग है कि जो फिजिकली डिसेबल्ड है, जो बीमार है। और तीसरा इनवैलिड का मीनिंग होता है ऐसा इंसान जिसको नौकरी पे से, ड्यूटी पे से निकाला जाता है ये रीजन देते हुए कि ये बीमार है, ये फिजिकली डिसेबल्ड है, दैट्स इनवैलिड। सो आई हैव गॉट 3 मेजर मीनिंग्स ऑफ इनवैलिड। क्लियर? फर्स्ट यानी इनवैलिड को ईडी आईएनजी लगेगा व्हेन इट इज यूज्ड एज अ वर्ब जस्ट टू से दैट समवन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम हिज ड्यूटीज बिकॉज ऑफ सम इनवैलिड रीजन अगेन। क्लियर विद दिस? यस, इनवैलिड आल्सो मींस नॉट एलिजिबल, नॉट वैलिड। बेटा इनवैलिड और इलीगल डिफरेंट है। इनवैलिड होने के लिए आपको लीगली साउंड होना जरूरी नहीं है, लॉजिकली साउंड होना जरूरी है, ठीक है।
इनवैलिड होने के लिए ऐसी चीज जो लॉजिकली साउंड नहीं है दैट्स इनवैलिड, बट जो लीगली साउंड नहीं है दैट्स इलीगल. क्लियर? इनवैलिड एंड इलीगल सेम हो सकता है कि विनोद मैंने बताया. इनवैलिड ला आईएनजी एक्सप्लेन कराना मैन. ओके. द मैन was removed from the job, noting that the invalidated form he submitted during his medical emergency. That is the reason. ठीक है? Yes, ma'am. How to identify it is whether it is a verb or noun and both have the same spelling. कृष्णा वैद्य वो contextual sentence में समझ में आता है. अगर verb बन के आया है तो ed ing लगेगा और उसके साथ कोई major subject होगा. लेकिन अगर वो नाउन बन के आ रहा है तो इसके आगे पीछे कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा, ये खुद सब्जेक्ट रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, आई हेल्प्ड द इनवैलिड मैन. आई हेल्प द इनवैलिड मैन मीन्स आई हेल्प द डिसेबल्ड मैन. दिस इज व्हाट इट मीन्स. क्लियर कृष्णा? तो पहला वर्ड कौन सा लिया? रैकेट. उसके 6 ऑलमोस्ट मीनिंग्स देखे. सेकेंड वर्ड कौन सा लिया? इनवैलिड. ये वर्ड यूसेज में आता है बच्चा. ठीक है. नेक्स्ट, रो. काफी कॉमन है ना वो वाला राइम, रो 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 योर बोट. सो रोइंग द बोट यानी ओर के साथ जब आप पानी को नाव ढकलते हो, दैट्स रो. टू प्रोपेल अ बोट बाय मीन्स ऑफ ओर्स. ओर यानी आप इसको मराठी हिंदी में क्या कहता है डोंट नो, बट वो लकड़ी का जिससे ढकला जाता है पानी, दैट्स रोइंग योर बोट. बोट को आगे पुश करना, दैट्स रोइंग योर बोट. फर्स्ट. सेकेंड, रो एंड कॉलम्स. यू नो रो एंड कॉलम्स, राइट? रो एंड कॉलम्स पता है? हाँ. फर्स्ट मीनिंग तो वो नाव को जब आगे ढकला जाता है, रोइंग योर बोट. चप्पू, राइट अनामिका? सेकेंड इज you call rows and columns. We are aware of it. Now third meaning is row. You don't pronounce it as row here, you pronounce it as row. So basically ROW के homograph है ये. ROW का verb form लिया तो हम उसको row pronounce करते हैं, रो नहीं. Row means a noisy quarrel. Generally जो मुंबई की चाल की लाइफ होती है और जब वो पानी के लिए लड़ते हैं, that's nothing but a row that can be seen. बहुत ज्यादा झगड़ा, बहुत ज्यादा noisy quarrel is nothing but row. ROW, and you pronounce it as row, which is a noisy quarrel. Which is a noisy quarrel. Clear? A noisy disturbance or quarrel is called as row. Row. Clear? तो रो के 3 मीनिंग है. एक तो वो नाव को आगे ढकला जाता है, that activity is rowing your boat. Second, rows and columns, you know this. And third is row, which means a noisy quarrel. Clear? Roar, the lion roars, Kunal. Roar is a different word, row is a different word, row is a different word. Next is season. हाँ, ये word काफी ज्यादा आने के chances है upcoming exam में. Season यानी मौसम, winter season, summer season. आपको कितने meanings पता है season के? चलो बताओ, देखते हैं. आपको season के कितने meanings पता है? जल्दी जल्दी, let's try this. Season के कितने meaning पता है? हाँ, मुझे पता है summer season, winter season, season पता है. और season के meaning, आर्या का सेकेंड सीजन देखा आपने? सेकेंड सीजन यानी हाँ, वो जो सीरीज ऑफ एपिसोड्स होते हैं ना, उसका भी सीजन आता है. सीजन 2, सीजन 3, है ना? राइट? व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड सीजन? सीजन के कितने मीनिंग्स आपको पता है? द आईपीएल सीजन, वेब सीरीज, मौसम, टाइम, फेज, सीजन. सीजनड सूप, जहां पे फ्लेवर बढ़ाने के लिए जो सीजनिंग मटेरियल डाला जाता है सूप में, that is again season. So how many meanings can be there for season? चलिए, let's go for the first. A time that is characterized by a particular circumstance is a season. It's a season. जैसे कि we can also say tourist season चल रहा है यहाँ पे अभी, right? Tourist season चल रहा है, that is there. Second, एक चीज याद रखना, season is also a synonym for the word while. यानी एक indefinite period of time के लिए भी season बोला जाता है. I think this guy is troubling me a lot, so we should send him to a particular place for a definite season, for a season and for a while, कुछ समय तक. Exam season, correct. A period of time when a series of new television is performed, है ना? Shows or plays, जैसे आर्या का season 2, IPL season 2, right? Next,
खाने में जो डाला जाता है जिससे उसका टेस्ट बढ़ जाए, दैट इज ऑल्सो सीजनिंग. टू मेक फिट बाय एक्सपीरियंस, ये वाला वर्ब फॉर्म याद रखें क्योंकि बहुत रेयरली यूज होता है. जैसे कि एक्सपीरियंस के बाद जो इंसान महारत हासिल करता है उसको भी हम सीजनड कहते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ सीजनड फिजिशियन. Seasoned physician means what? Means somebody who is experienced and out of his experience he has gained that tag. So to make fit by experience. Clear? Seasoned actor, correct. Addition भी बोल सकते हैं. तो ये सीजन को याद रखें आप, ठीक है. इसके ऑलमोस्ट 4 से 5 मीनिंग है. The mango season, right? Seasoned mentor, yes, Kishore. Thank you so much, Manisha. Let's go for this now. The last है picture. वैभव सर आपको इसके कुछ फोटोज बताएंगे अभी पिक्चर के. पिक्चर का, yes, wedding season, very good Sham. Wedding season, COVID season, yes, correct है कल्याणी. So now let's go for the first word, the last word, picture. पिक्चर का वैभव सर आपको एक वर्ड बता रहे हैं. पिक्चर आपने सुधा मूर्ति जी की नॉवेल्स में पढ़ा है, डॉक्टर कहानी में, राइट. सो नाउ पिक्चर का सबसे पहला होता है कंटेनर, a container which is actually used for storing generally liquid. आपको पिक्चर की मैं इमेज दिखा दी तो this is the most commonly used meaning of the word picture. Can you see this? नहीं, the first verb, sir. Yes, the first. The first. Can we remain stagnant on that first part? Yes. This is picture. This is picture, right? पिक्चर, ये पहला मीनिंग याद रहेगा इसका. सेकेंड बताइए वैभव सर. ओके, दिस इज अ पिक्चर प्लांट. इट्स अ पिक्चर प्लांट. इट्स अ पिक्चर प्लांट. पिक्चर एक प्लांट का भी नाम है. दिस इज अ पिक्चर प्लांट. दिस इज सेकेंड मीनिंग. थर्ड मीनिंग, नाउ बेसबॉल या बास्केटबॉल गेम में ऐसा प्लेयर जो पिच करता है उसको पिचर कहते हैं. बास्केटबॉल गेम में या किसी गेम में जो बॉल को पिच करता है उसको भी पिचर कहते हैं. गॉट दिस पॉइंट? सो पिचर के 3 मीनिंग. एक तो वो पानी का जग, मग, व्हाटएवर यू वांट टू से. पिचर प्लांट, यू नो इट. एंड द लास्ट इज समबडी जो बास्केटबॉल में बॉल को पिच करता है उसको पिचर कहते हैं, राइट? याद रहेंगे ये 3 मीनिंग्स. ओके, थैंक यू वैभव सर. चलिए आज के 5 वर्ड्स बताएं. रैकेट पढ़ा, इनवैलिड पढ़ा, सीजन पढ़ा, पिक्चर पढ़ा, एक भूल गई मैं, रो एंड राव. याद रहेंगे बच्चा? ये वर्ड्स वर्ड यूसेज में आने की बहुत ज्यादा शक्यता संभावना है. सो गेट इट डन प्रॉपर्ली.